हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी एग्जाम है उसके लिए आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक। इसमें टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और वो सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जो होगा वो डिटेल्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं या आपके एग्जाम में आने के चांसेस है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ताकि आप एक से क्वेश्चन से जितने अधिकतम क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में आप लोग रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, ये एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का पहला बुक का पहला सेट है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च कर लीजिएगा अब पढ़ेगा इंडिया, वहां जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सार्वजनिक पद का अधिकार जो है वो कैसा अधिकार है। तो सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, वो नागरिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। देखिए आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में से सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्या होगी, समानता होगी या अवसर की समता होगी। तो ये क्या होगा, सार्वजनिक पद का अधिकार जो होगा वो कैसा अधिकार हो जाएगा, नागरिक अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन जो है वो निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये कौन करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय संसदीय समूह का भी पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी चीज याद रखिएगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय संसदीय समूह का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग और बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष से, तो लोकसभा अध्यक्ष से आप लोग याद रखिएगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 93 है उसके अनुसार जो लोकसभा है वो स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष क्या होता है, चुनती है। लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री की, यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रधानमंत्री से याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को भी कुछ नियुक्ति संबंधी अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो भारत की प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अंग सदस्य, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, ये सब का जो निर्वाचन है वो कौन करता है, नियुक्ति जो है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि भारत निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ये बात कर रहा है भारत की महान्यायवादी यानी भारत की अटॉर्नी जनरल की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। देखिए भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 76 में वर्णित है। देखिए भारत के महान्यायवादी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि यह जो है वो संसद का सदस्य होता है, नहीं यह संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन यह किसी भी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 88 के द्वारा। यह भी अनुच्छेद याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो यह की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है और वो उसके प्रसाद पद जो है वो धारण करता है। और महान्यायवादी बनने के लिए जो अर्हताएं हैं वो वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक चीज और याद रखिएगा, इसका गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने नवीन संविधान प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था। इस समिति में जो कुल सदस्य थे वो कितने थे, 7 सदस्य थे। वहीं अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा ये संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। वहीं अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करते हैं तो ये संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट हमारा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो देखिए धर्म चक्र के रंग की अगर बात करते हैं तो ये गहरा नीला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा नीला है। और इसका प्रारूप जो है वो सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है और इसमें कुल 24 तीलियां हैं। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 होता है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और एक और चीज याद रखिएगा, भारतीय ध्वज संहिता 2002 जिसके अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो भारत में कुल जो है वो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 क्षेत्रीय परिषद है। देखिए क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रीय परिषद क्या है, एक संविनोत्तर निकाय है जिसकी स्थापना जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। और इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और गृह मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कही गई है, ये अनुच्छेद 350 के 1 में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के ए में ये बात कही गई है। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, अनुच्छेद 351 और 350 एक में कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है और वहीं आप लोगों को एक राजभाषा से संबंधित चीजें याद होगा कि राजभाषा की अगर बात करते हैं तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट हमारा कि किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, ये बात कर रहा है बीबी गिरी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। बीबी गिरी का जो टेन्योर था वो था 1969 से लेकर 1974 तक और यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। देखिए राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए जो निर्वाचक मंडल का प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 54 में जो प्रावधान है उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं और फिर नवीनतम व्यवस्था के अनुसार इसमें पुडुचेरी विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया जा चुका है। वहीं एक चीज और याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या जो है वो कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 हो सकती है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो अधिकतम 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब विधानसभा की जो कुल सदस्यों की संख्या है वो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो विधान परिषद से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विधान परिषद से याद रखिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और यदि किसी राज्य की जो विधानसभा है वो अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद जो है वो उस राज्य में विधान परिषद स्थापित भी कर सकता है और उसका लोप भी यानी विघटन भी कर सकता है। एक चीज और याद रखिएगा, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, इसकी बात कर रहा है। आप लोग एक पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों के बंटवारे से संबंधित जो है वो 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा संवर्ती सूची। संघ सूची की अगर हम लोग बात करते हैं तो संघ सूची में इस समय कुल 100 विषय है। मूलतः इसमें 97 विषय था और इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार जो है वो केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को प्राप्त है। वहीं अगर राज्य सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं, मूलतः 66 विषय था और संवर्ती सूची की अगर बात करते हैं तो इस समय 52 विषय हैं और मूलतः 47 विषय था। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं कि टेलीफोन, डाक, रक्षा ये सब जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन लोक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत का विषय है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये भी याद रखिएगा कि और यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही संविधिक निकाय है।
नेक्स्ट है हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। एक चीज और याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा तो की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। तो शारदा एक्ट कब पारित हुआ था। शारदा एक्ट की अगर बात करते हैं तो इसको 1930 में हर बिलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून बना था, उसी को शारदा एक्ट कहा गया है। और इसी में लड़कों की जो विवाह आयु थी वो 18 वर्ष थी और लड़कियों की आयु जो थी वो 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। और ये कब किया गया था, 1930 में। तो 1930 में कौन था, लॉर्ड इरविन, क्योंकि लॉर्ड इरविन का टेन्योर कब से कब था, 1926 से लेकर 1931 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन से और भी चीज़ें याद रखिएगा कुछ कुछ, जैसे कि लॉर्ड इरविन के समय सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो यही था कि लॉर्ड इरविन के टेन्योर में ही 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया था। फिर 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज का सम्मेलन हुआ था और 4 मई 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ये सब जो है वो लॉर्ड इरविन के टेन्योर में किया गया था। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इसी प्रकार भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बना था। इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। 1830 में इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था और इसने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन से ही अगर बात करते हैं तो इसका जो समय था वो 1880 से लेकर 1884 तक था। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखने वाली बात है वो ये थी कि 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो है वो 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा लास्ट ऑप्शन है चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की अगर बात करते हैं तो इसका टेन्योर था 1916 से लेकर 1921 तक। इसी के समय में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। साथ ही साथ 1916 में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 1917 में शिक्षा पर एक सैंडलर आयोग का भी गठन किया गया था और इसका जो सबसे मेन चीज था वो ये था 1919 में जलियांवाला हत्याकांड भी जो था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था। तो देखिए पील कमीशन की अगर बात करते हैं तो 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया था और इसी की 1858 की जब उद्घोषणा होती है उसके बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात जो था वो 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया था। तो दोनों याद रखिएगा, पहले 5:1 था और पील कमीशन की सिफारिशों के बाद 2:1 कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2:1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो याचना करने वाली संस्था है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय के द्वारा यह भी कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। वहीं बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था कहा गया। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम लोग लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो लड़खड़ाकर गिर रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। नेक्स्ट हमारा कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो प्रयोग है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती से एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था और इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनसे एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की थी जिसे आर्य समाज का बाइबिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सुलेखन क्या होता है। तो सुलेखन आप लोगों को पता होगा, जो सुंदर हस्तलेखन होता है उसी को सुलेखन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर हस्तलेखन। नेक्स्ट हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो 1953 ईस्वी में की गई थी और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और कालीबंगन से ही अलंकृत ईंटों और अग्निकुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे है और इसकी जो उत्खनन करता है वो राखल दास बनर्जी है। 1922 में इसका उत्खनन हुआ था
वहीं अगर हम लोग लोथल की बात करते हैं तो ये भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में इसका उत्खनन हुआ था। और अगर बात करते हैं बनमाली की, तो बनमाली से याद रखिएगा ये रंगोई नदी के किनारे है। ये अभी हरियाणा का हिसार जिला में इसका अभी तत्काल स्थिति है। और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 में इसका उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो कठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर बात करते हैं तो इसे जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा, यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद से जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम लोग सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद से याद रखने वाली जो बातें हैं वो ये याद रखिएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान। इस वेद में जो मुख्यतः है वो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन किया गया है। वहीं अगर हम लोग अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद से याद रखिएगा, अथर्ववेद जो है वो ऋषियों द्वारा रचित, इसमें कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद है और इसमें जो है वो सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाने वाला जो प्रसिद्ध शासक था वो था महापद्मानंद। महापद्मानंद से आप लोगों को याद होगा ये कौन था, ये नंद वंश का संस्थापक भी था और इसने एकराट की उपाधि भी धारण की थी और कलिंग को मगध में मिलाया था। इसने कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर भी मगध में लेकर आया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है। ये किस में किया गया है, ये नासिक उल्लेख में, नासिक अभिलेख में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नासिक अभिलेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी की अगर बात करते हैं तो इसी के समय सातवाहन वंश का पुनरुद्धार हुआ था। इसमें शकों से मालवा तथा कटियार बाट छीन लिया था। इसने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया था और नासिक अभिलेख में ही इसके विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था। तो जिल ए इलाही की उपाधि जो है वो किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था। तो ये किसने किया था, ये बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन की। जिल ए इलाही का मतलब होता है क्या है, जिल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। मतलब जो ईश्वर का खुद को अपने आप को ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव कहता था उसको क्या कहा जाता है, जिल ए इलाही कहा जाता है। अगर हम लोग बलबन की बात करते हैं तो बलबन से और भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। बलबन जो है वो राज्य दरबार में सिजदा एवं पवौस प्रथा की शुरुआत किया था। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव भी प्रारंभ करवाया था। लौह एवं रक्त की नीति का भी पालन किया था। अमीर खुसरो, अमीर हसन जो थे वो सब इसी के दरबार में रहते थे। और ऑप्शन की अगर बात करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की बात करते हैं तो इसने 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर यह बैठा था। तुगलकाबाद नाम का एक नया शहर भी स्थापित किया था। इसकी मृत्यु जो है वो 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। वहीं अगर हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी की बात करते हैं तो इसे याद रखने वाली जो बातें वो है कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था और उसका नाम दौलताबाद रखा था। कृषि के विकास के लिए एक अमीर कोही नामक एक नए विभाग की भी स्थापना की थी और इसी के समय जो था वो इब्न बतूता भी भारत आया था। एक चीज और याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्कन नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा, इसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की भी शुरुआत किया था। इसने अलाई दरवाजा, सिरी का किला और 1000 खंबा महल भी का भी निर्माण करवाया था। साथ ही साथ इसने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था। तो मजहरनामा की जो घोषणा है वो अकबर ने 1579 में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1579 में। अकबर से और भी चीजें याद रखिएगा, जैसे इसने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, इबादत खाने की स्थापना किया था 1575 में, दीन इलाही की स्थापना किया था 1582 में और इलाही संवत की शुरुआत किया था 1583 में। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। तो ये किस देश के सहयोग से, ये जर्मनी के सहयोग से किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के सहयोग से। और कब किया था, ये बात कर रहा है 1915 की।
नेक्स्ट हमारा कि प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था। तो ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ था, उसमें पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। और फिर मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस के रूप में भी मनाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 1940। लेकिन अगर पूछ दे पाकिस्तान दिवस कब पहली बार मनाया गया था, तब आंसर होगा 23 मार्च 1943। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अब यहाँ से मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके सॉल्यूशंस मैं पीडीएफ में दे दिया हूँ। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में मैथ्स के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। इजी मैथ्स के क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1969 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1969। और इस सुरक्षा बल का जो कार्य है वो औद्योगिक परिसर में काम करने वाले कारीगरों तथा वहां की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान रखता है। तो ये कौन सा देश है, ये है ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका और पांचवें पे ब्राजील। वहीं अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से भी देखिएगा तो पहले पे चीन, दूसरे पे हमारा देश भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया और पांचवें पे ब्राजील है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील जो है वो दोनों स्थितियों में पांचवें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब जो है वो हिमाद्री यानी कि बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। बृहद हिमालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। बृहद हिमालय जो है वो लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कैसे अलग होता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। वहीं अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय से याद रखिएगा इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। वहीं अगर हम लोग शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक से याद रखिएगा यह हिमालय का नवीनतम भाग है और शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। तो मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, 8 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। वहीं अगर हम लोग 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के मध्य स्थित है। और 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा ये बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बिहार जलप्रपात जो है वो टॉन्स नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 100 मीटर है। और टॉन्स नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉन्स नदी। वहीं और नदियों की बात करते हैं और ऑप्शन की, तो नर्मदा से याद रखिएगा, नर्मदा जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। गंडक नदी की अगर बात करते हैं तो ये नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा कि लाल मिट्टी रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है और साथ ही साथ सिलिका और आयरन की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा कि प्रदीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो प्रदीपीय भारत में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो है तालाब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब। एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य कौन है। तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा कि कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो कुल्सी और धनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की और भी सहायक नदियां हैं जैसे कि मानस, तिस्ता, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। यमुना की अगर बात करते हैं तो यमुना के सहायक नदियां याद रखिएगा चंबल, बेतवा, केन, ये सब यमुना की है। चंबल की अगर बात करते हैं तो चंबल की सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती, कूलल, ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। वहीं कृष्णा की सहायक नदी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भीमा, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल जो है वो एक देश में है। तो ये किसकी बात कर रहा है, मिशिगन झील की बात कर रहा है, क्योंकि मिशिगन झील का जो विस्तार है वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वहीं सुपीरियर झील की बात करते हैं तो इसका विस्तार अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। तो इसका आंसर जो होगा वो मिशिगन झील होगा, क्योंकि मिशिगन झील का विस्तार जो है वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। देखिए फॉकलैंड जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की यह ठंडी जलधारा है। देखिए अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा और भी याद रखिएगा, जैसे लेब्राडोर, कनारी, वेनेजुएला, ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, ये सब जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। वहीं अगर प्रशांत महासागर की अगर बात करते हैं तो प्रशांत महासागर से याद रखिएगा अलास्का, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, क्यूरोसियो, ये सब प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। हिंद महासागर की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा अग्लुहास, मोजाम्बिक, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण विषुवत ये सब हिंद महासागर की जलधाराएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा कान्हा, पचमढ़ी। गोवा की अगर बात करते हैं तो गोवा से याद रखिएगा भगवान महावीर। पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है, प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि 1967 से 68 वाले टर्म जो था उसमें हुआ था। लेकिन यहाँ द्वितीय हरित क्रांति पूछ रहा है, तो द्वितीय हुआ था 1983-84 में। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983-84 में। द्वितीय हरित क्रांति की अगर बात करते हैं तो इस क्रांति में भी अनाज उत्पादन, निवेश और कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया था, जो कि पहले हरित क्रांति में हुआ था। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। देखिए पहले तो ये याद रखिए कि भारत जो है वो 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यहाँ बात कर रहा है म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ जो भारत है वो 1643 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करता है और वो 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्यों। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए माना दर्रा तो है, नीति दर्रा भी है, लिपू लेक भी दर्रा है, नाथुला दर्रा नहीं है। क्योंकि नाथुला दर्रा की अगर बात करते हैं तो नाथुला दर्रा जो है वो दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, नाथुला दर्रा जो है वो कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट हमारा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है ताड़ ब्रिज के सामने एक बाघ का जो ब्रिज है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा भारत का सेंट्रल बैंक है उसका प्रतीक चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसका नेशनलाइज किया गया था 1949 में और इसके अभी तत्कालीन गवर्नर के नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हमारा कि नगद आरक्षित अनुपात एवं खुले बाजार की संक्रियाओं में विचलन किसके साधन है। ये सब मौद्रिक नीति के साधन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर जी, मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए बैंक दर नीति, खुला बाजार परिचालन, नगद आरक्षित अनुपात की भिन्नता, ये सब जो है वो किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के साधन होते हैं और इन्हीं साधनों का प्रयोग करके जो आरबीआई है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2000 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। और इसका शुरुआत जो है वो यूपी गाजियाबाद से किया गया था और इस योजना का जो उद्देश्य है वो देश के गरीब नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है हमारा कि बाई के अलग समिति का संबंध किससे है। देखिए बाई के अलग समिति का संबंध जो है वो गरीबी से है और इसी समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 2100 कैलोरी था और 2400 कैलोरी था। मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो देखिए ये किसका किया गया था, ये किया गया था 15 अप्रैल 1969 में। और 1969 में कौन प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 12 है। नेक्स्ट हमारा कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का जो संबंध है वो बी.एस. मिन्हास से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। तो विश्व विरासत संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया था वो 1976 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1976, अक्टूबर में किया गया था। तो अक्टूबर 1976 आप लोग याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। देखिए यहाँ से 2-3 चीज़ें हैं वन से संबंधित, वो दोनों तीनों याद रखिएगा। वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। तो ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इनपुट डिवाइस जिससे हम अपने कुछ कमांड्स जो है वो कंप्यूटर को देते हैं, आउटपुट जो कंप्यूटर मुझे रिजल्ट के फॉर्म में कंप्यूटर मुझे देता है। देखिए स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। लेकिन यहाँ जो प्रिंटर है वो दिया हुआ है, तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसका संबंध जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्योटो प्रोटोकॉल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में इसका आयोजन जापान के क्योटो शहर में किया गया था और उसी से इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल भी रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्ग एक्ट कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 8 मई 1937 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, 1937 को। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, फिर 1937 में तो लागू किया गया, फिर 1986 में इसका संशोधन भी किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 1986 में इसका संशोधन किया गया था एक मार्ग एक्ट का। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग की में विश्व में नंबर 1 है रैंकिंग हासिल किया है। तो ये किसने किया है, बजरंग पूनिया के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पूनिया के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो ये किया है फ्रांस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस ने। और इसका उद्देश्य जो है वो किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना है। वहीं अगर हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जीन कॉस्टेकस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है 10 मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो देखिए भारतीय नौसेना में किसको शामिल किया गया, ये किया गया INS करंज को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, INS करंज। INS करंज जो है वो भारत की तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसको कि मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में $25 मिलियन का अनावरण किया है। तो ये किस कंपनी ने किया है, गूगल ने किया है। गूगल से याद रखिएगा, इसके जो CEO हैं उनका नाम है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 140वां है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 140वां है। देखिए जबकि 2021 की ये बात कर रहा है, 2020 की अगर बात करेगा तो 2020 में 112 था। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आइसलैंड है जो कि लगातार 12 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। और इस रैंकिंग को जारी कौन करता है, इस रैंकिंग को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है हमारा कि 7 मार्च 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति ऑलिवियर डेसॉल्ट का निधन हो गया। वो किस देश के संसद के सदस्य थे। तो देखिए ये कौन देश के, डेसॉल्ट आप लोगों को पता ही होगा, ये राफेल बनाने वाली कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हुई थी इसे। तो ये फ्रांस के संसद के सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय करके एक संयुक्त चैनल शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी जो है उसको मर्ज कर दिया गया है और इन दोनों का मर्ज करके एक नया चैनल बनाया गया है जिसका नाम है संसद टीवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद टीवी। और एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है रवि कपूर, उनको इसके 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर जो है वो ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहले स्थान पर है बेंगलुरु, जो कि भारत में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। यह जो इंडेक्स है वो 4 संकेतों के आधार पर इसका सर्वे किया जाता है। जो 4 चीज़ें हैं वो है जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, विकास की स्थिरता और नागरिकों की समझ। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। तो ये किसने किया है, ये जल शक्ति मंत्रालय किया है। ये जल शक्ति मंत्रालय भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे कंट्री में, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है हमारा कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा किया है। तो ये किया है 8 चरणों में। तो इस क्वेश्चन का सही, अब तो हो गया है चुनाव, ये क्वेश्चन पुराना है, 8 चरणों में हुआ था। अब वहाँ TMC जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाई है, फिर से ममता बनर्जी जो है वो तीसरी बार सरकार में आई हैं।
एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो 8 चरणों में चुनाव है, यह अभी तक राज्यों में सबसे लंबा चुनाव था। नेक्स्ट हमारा, यह हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क का निर्माण किया है? तो ये किया है त्रिपुरा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा ने। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो त्रिपुरा के कैपिटल है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देब और यहाँ के गवर्नर का नाम है रमेश बैस। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में नामित किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले सांसद जो थे वो गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित थे, लेकिन अब किनका हो गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ है। राज्यसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा से याद रखिएगा, राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है। सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा जो है वो एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष पर रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा किया है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उड़ीसा। उड़ीसा से और भी याद रखिएगा, इसने गरिमा योजना, निर्माण कुसुम योजना, बलराम योजना, ये सब योजनाएं भी जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। नेक्स्ट हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई छावनी पोर्टल जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लागू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। इसका जो उद्देश्य है वो है 62 छावनी बोर्डों में नागरिकों को एक ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा बी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक कौन है? बी विल श्योरली सस्टेन पुस्तक के लेखक हैं अभिजीता गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिजीता गुप्ता। इनकी एक और पुस्तक थी जो कि काफ़ी फेमस हुई थी, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो ये भी याद रखिएगा, हैप्पीनेस ऑल अराउंड भी जो पुस्तक है वो अभिजीता गुप्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का शुरुआत किया है? तो काला नमक चावल महोत्सव का जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये कपिल वस्तु एक जगह है, वहाँ इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ हम और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो मणिपुर से याद रखिएगा, मणिपुर में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संगाई महोत्सव और नारंगी महोत्सव आयोजित किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा आदि महोत्सव, नमस्ते ओरछा महोत्सव, मकई महोत्सव, ये सब का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये बात कर रहा है अनामिका की। अनामिका एक लेखिका हैं जिनका संबंध जो है वो बिहार राज्य से है। इन्होंने एक टोकरी में दिबंध पुस्तक लिखा था और उन्होंने उसी पुस्तक के लिए इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनामिका। साहित्य अकादमी पुरस्कार से याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है वो 20 भाषाओं में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? टालिन है। और यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है काजा कलास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काजा कलास। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का थीम क्या है? तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 का जो थीम है वो था वेटलैंड्स एंड वाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड्स एंड वाटर। यह जो है वो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और यह दिवस जो है वो आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो यह कितने प्रतिशत है? 11% बढ़ने का अनुमान है और यह जो है वो आज़ादी के बाद की अब तक की सबसे अधिक बढ़त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कामनमत दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? रजनीकांत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। देखिए इस पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत थी वो कब किया गया था? 1969 में। ये भी याद रखिएगा। ये कौन सा पुरस्कार था? 51वां। इससे पहले याद रखिएगा 50वां दिया गया अमिताभ बच्चन को और 49वां दिया गया था विनोद खन्ना को। नेक्स्ट हमारा जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? ये बात कर रहा है कर्नाटक की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा। यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। और कर्नाटक जो है वो कॉफी, सूरजमुखी, मक्का और सोना, ये चारों चीज के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है।
नेक्स्ट है हमारा कि एकावनवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है। तो फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश से याद रखिएगा, इसकी राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एन.वी. रमन्ना को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय का जो गठन संबंधी प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ये जो है वो 48वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इससे पहले सरदार अरविंद बोबड़े थे जो कि 47 में थे। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये बांग्लादेश में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। इसका निर्माण जो है वो बांग्लादेश के पाबना जिले के पद्मा नदी के किनारे किया जाएगा। इस प्लांट की 2 इकाइयां होंगी, प्रत्येक इकाई जो होगा वो 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करेगा। नेक्स्ट हमारा 2 निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दर किस पर निर्भर करती है। तो ये उसके टेम्परेचर डिफरेंस पर निर्भर करती है। आप लोग पढ़े होंगे कि टेम्परेचर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा उनके अपने तापमान पर। नेक्स्ट हमारा नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से क्यान यानी सियान रंग प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सियान। और आप लोग पढ़े होंगे इसको सियान को एक्वा रंग भी कहा जाता है। लाल नीला मिल के बनेगा मैजेंडा, लाल हरा मिल के बनेगा पीला और लाल हरा और नीला मिल तीनों मिलकर बनेगा सफेद। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किसके माध्यम से किया जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कहाँ किससे किया जाएगा, माइक्रोफोन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन से। वहीं अगर लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो आभासी बल का उदाहरण है। तो देखिए आभासी बल का उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपकेंद्रीय बल जो है वो क्या है, आभासी बल का उदाहरण है। देखिए अपकेंद्रीय बल होता क्या है, जब किसी वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर जो लगने वाले बल होता है उसी को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है हमारा विद्युत चालकता की यूनिट है। विद्युत चालकता की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या है, ओम टू द पावर -1 यानी कि मोह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर चालकता का बस पूछ दे कि चालकता का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो चालकता का ऐसा यूनिट होता है सीमेन। और ओम किसका यूनिट होता है, वो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले तो यही समझ लीजिए पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रकृति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ जो है वो सदैव तनाव की स्थिति में रहता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव करते हैं, जिसका कि ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो क्या होगा। तो शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है। ये बात कर रहा है कैंडियम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैंडियम। देखिए सभी जो क्षारीय धातु होते हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो आयनन विभव होता है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है, लेकिन कैंडियम का जो आयनन विभव होता है वो कम होता है। इसी के कारण वो जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। कैंडियम से एक चीज़ और याद रखिएगा, कैंडियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है, देश जो है वो चीन है, और राज्य की अगर बात करते हैं तब आंध्र प्रदेश है। क्लियर है। चलिए निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्नाइट को। नेक्स्ट हमारा किस कारण फिटकरी जो है वो रक्तस्राव को रोकने में सहायक होती है। तो ये स्कंदन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन के कारण। फिटकरी से एक चीज़ और याद रखिएगा, फिटकरी का जो रासायनिक नाम होता है वो पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट होता है। नेक्स्ट हमारा कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो जल गैस की अगर बात करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का यानी CO+H2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO+H2। नेक्स्ट हमारा रेयोन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है। तो रेयोन का जो निर्माण है वो सेलुलोज से किया जाता है, क्योंकि रेयोन क्या है, एक कृत्रिम सेल के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, और यह सेलुलोज के द्वारा रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है। रेयोन से एक चीज़ और याद रखिएगा, रेयोन जो है वो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। नेक्स्ट हमारा मोनोजाइट में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोनोजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थोरियम पाया जाता है।
नेक्स्ट हमारा रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है। रेडियो सक्रियता की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज तो आप लोग सबको पता होगा कि हेनरी बैकुरेल के द्वारा किया गया था, और यह वो प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक के आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये किसका प्रमुख गुण है, नाभिक का प्रमुख गुण है। नेक्स्ट है हमारा कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो ये अपचयन विधि प्रयोग में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन विधि। देखिए अपचयन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उच्च दाब पर जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उसे वनस्पति घी में परिवर्तित करता है, उसी प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है वो यकृत द्वारा किया जाता है। तो ये विटामिन ए का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का केमिकल नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है हमारा कि भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है। तो देखिए भ्रूण की अपरापोषिका जो होती है वो उत्सर्जन में सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन में सहायक होती है। यह जो है वो भ्रूण में उपचयन से उत्पन्न CO2 और यूरिया ये सब का क्या करता है, उत्सर्जन कर देता है। नेक्स्ट हमारा कि सार्वधानिक रक्तदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर वो लोग हैं जिसका रुधिर वर्ग क्या होता है। तो जिसका रुधिर वर्ग O होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एंटीजन के अनुपस्थिति के कारण रक्त समूह O को सर्वदाता कहा जाता है और रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है, और AB में एंटीबॉडी का अभाव होता है। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा कि किस सिरा के द्वारा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो शुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है वो फुफ्फुस सिरा के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस सिरा। सिरा आप लोग पढ़े होंगे कि शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसी को हम लोग सिरा या फिर वेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कि गुणसूत्रों में होते हैं। तो गुणसूत्रों में क्या होता है, गुणसूत्रों में DNA तथा प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, DNA तथा प्रोटीन होता है। गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो गुणसूत्र जो है वो सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तंतुरूपी पिंड होता है जो कि सभी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करता है। नेक्स्ट हमारा कि कालाजार नामक रोग जो है वो किसके द्वारा संचालित होता है। तो ये सिक्ता मक्खी के द्वारा, जिसको हम लोग सैंडी फ्लाई कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्ता मक्खी। इस रोग का जो प्रभाव है वो प्लीहा, लीवर और मेरुरज्जु आदि सब पे पड़ता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से स्वस्थ नहीं था, इस कारण मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। लेकिन आप लोगों से अपील है या फिर रिक्वेस्ट है या फिर जो समझ लीजिए एक टीचर के नाते कि आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोगों के लिए जल्दी ही अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, जितना जल्दी और भी वीडियो है वो आप लोगों के सामने जल्दी ले आ पाऊँगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप प्रदान कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।